हेलो लर्नर्स, लड्डू गोपाल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम अगला टॉपिक देखेंगे ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी जो है पेडागोजी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है और ये बहुत इजी टॉपिक होता है। मतलब हमें लगता है टफ़ है, बट इसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो हमें ध्यान में रखने होते हैं, उसी को देखकर हम काम करते हैं। मेनली जो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी होती है, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी जो है हम ध्यान रखते हैं कि 3H पे वर्क करती है। 3H, H फॉर हेड, H फॉर हर्ट एंड H फॉर हैंड। हेड का रिलेशन हो गया हमारे माइंड से यानी कोग्निटिव डोमेन से, हर्ट हो गया हमारे अफेक्शन से और हैंड हो गया हमारे जो साइकोमोटर हमारे डोमेन्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लाइन पढ़ते हैं। ब्लूम ने शिक्षण पद्धति में अपने मूल्यांकन उपागम के माध्यम से क्रांति उत्पन्न कर दी। उसने शिक्षण तथा मूल्यांकन को उद्देश्य आधारित बनाने का सफल प्रयास किया। जैसे कि कोई भी हम इवैल्यूएशन करेंगे तो जब तक उसका कोई एम नहीं होगा वो सक्सेसफुल नहीं हो सकती। कोई भी कार्य करने के पीछे उसका हमारा कोई ना कोई उद्देश्य ज़रूर होना चाहिए। तो इसी तरीके से ब्लूम ने भी इवैल्यूएशन के लिए एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड मेथड को करने की कोशिश की। उसने बताया था कि शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है जिसमें शैक्षिक उद्देश्य आते हैं यानी कि एजुकेशन से संबंधित, अधिगमानुभव आते हैं यानी कि लर्निंग एक्सपीरियंस, और व्यवहार परिवर्तन। व्यवहार तो जब तक व्यवहार में परिवर्तन नहीं होगा किसी चीज़ का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो ये सारे हमारे मेन उद्देश्य आते हैं। फिर उसने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण करा, जैसे कि मानसिक जीवन, तो इसमें इसने वही बता दिया 3H। संज्ञानात्मक पक्ष डोमेन यानी कि कोग्निटिव डोमेन हो गया, जो हमारे माइंड से रिलेटेड चीज़ों के बारे में इवैल्यूएशन करता है। सेकंड आगे भावात्मक यानी कि अफेक्टिव डोमेन, जो हमारी क्या होगा, भाव, जो हमारे अनुभव होते हैं, मन में चल रहे भाव होते हैं, उनसे रिलेटेड करता है। और थर्ड वन हो गया हमारे मन है संचालित पक्ष यानी साइकोमोटर, जो भी हम वर्क करते हैं उनसे रिलेटेड। अब इनके बारे में वन बाय वन देखते हैं। पहला आ गया संज्ञानात्मक पक्ष या क्षेत्र यानी कि कोग्निटिव डोमेन। इस क्षेत्र में बौद्धिक पक्ष आता है यानी माइंड से रिलेटेड है, ये हमारे हेड से रिलेटेड, जिसका महत्व अधिक माना जाता है। इस क्षेत्र में समाहित क्रियाओं को 6 वर्गों में विभाजित किया है। हम मेनली इनके 6 नाम याद कर लेंगे, जैसे कि पहला हो गया ज्ञान, अवबोधन, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। आपको कुछ भी ना याद हो तो कम से कम ये 6 पॉइंट आप डाल के कोग्निटिव डेवलपमेंट में अपने मार्क्स ले सकते हो। तो हम पॉइंट्स लर्न करेंगे। इसके बाद में इसके जो हैं सब पॉइंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि विज्ञान में हम क्या देखेंगे, नॉलेज ऑफ स्पेसिफिकेशन कि कितनी उस बच्चे को स्पेसिफाई नॉलेज हुई है। नॉलेज ऑफ टर्मिनोलॉजी यानी कि जो उसके अंदर टर्म्स का यूज़ किया गया है, जो शब्द यूज़ किए गए हैं, क्या उसकी नॉलेज बच्चे को है कि अगर हम कोई शब्द बोलते हैं उसको परिभाषित कर सकता है कि नहीं। विशिष्ट तथ्यों का ज्ञान यानी कि स्पेसिफिक जो फैक्ट्स हैं, क्या उसकी नॉलेज बच्चे को हो पाई है। विशिष्टों की व्याख्या करने के साधनों तथा तरीकों का ज्ञान यानी डिफरेंट वेज में जो उसके मीनिंग होते हैं, क्या उनको वो एक्सप्लेन कर पा रहा है। फिर जो कन्वोकेशन नॉलेज है यानी कि जो हमारी प्राचीन समय से चलती आ रही है परंपरागत, उसकी नॉलेज है। तो इस तरीके से ये सारे हमारे ज्ञान पक्ष से रिलेटेड हैं। सेकंड आता है हमारा अवबोधन। अवबोधन में क्या वो चीज़ों को ट्रांसलेट कर पा रहा है, उनको इंटरप्रेट कर पा रहा है, ठीक है, उनको एक्स्ट्रापोलेशन कर पा रहा है यानी अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा है उसको, ये अवबोधन में आ गया। विश्लेषण, एनालाइज कर रहा है उनको एलिमेंट्स के साथ, रिलेशनशिप के साथ एनालाइज कर पा रहा है और उनके ऑर्गेनिजनल प्रिंसिपल को बता पा रहा है। उसके बाद आता है हमारा सिंथेटिक्स। सिंथेटिक्स में देखते हैं हम कि उसकी जो यूनिक कम्युनिकेशन के प्रोडक्शन है वो कर पा रहा है, प्लान की कर पा रहा है प्रोडक्शन, और डाइवर्जन ऑफ सेट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट रिलेशनशिप यानी कि जो चीज़ें नहीं दिख रही हैं, अमूर्त हैं, क्या उनके बीच में वो रिलेशन बैठा पा रहा है या नहीं। फिर बात आती इवैल्यूएशन की लास्ट पॉइंट में। इवैल्यूएशन में होता है कि जो भी जजमेंट करते हैं हम लास्ट में, इंटरनल एविडेंस देखकर क्या वो उनको कर पा रहा है और उसके बाद एक्सटर्नल एविडेंस के बेसिस पे कर पा रहा है। तो ये जो हमारे पॉइंट्स आ गए, ये सारे के सारे हो गए हमारे कोग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड यानी कि कोग्निटिव डोमेन वाले। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा भावात्मक पक्ष।
यानी कि जो हमारे हर्ट से रिलेटेड था, जो हमारे अफेक्शन से रिलेटेड था। तो उसके पहले हम मेन पॉइंट्स याद कर लेते हैं, यानी कि स्वीकार करना, सेकंड आ गया संवेदनशीलता या अनुक्रिया करना, फिर मूल्य निर्धारण, फिर संगठन या व्यवस्था, फिफ्थ आ गया हमारा मूल्य का लक्षण वर्णन। उसके बाद वन बाय वन हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। स्वीकार करना में क्या आता है, अवेयरनेस है कि नहीं उसमें, विलिंगनेस है कि नहीं उसके अंदर, और कंट्रोल और सिलेक्टेड अटेंशन है कि नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है रिस्पॉन्डिंग में। रिस्पॉन्डिंग में हम यानी कि संवेदनशीलता अनुक्रिया में कि भाई संवेदनशीलता होने की इच्छा या अनुक्रिया की सहमति है कि नहीं, कि आप बच्चे को करवा तो पा रहे हो लेकिन क्या वो इंटरनली चाहता है कि नहीं उस काम को करना, क्योंकि मेन तो यही होता है ना कि वो इंटरनली चाहे। और उसके बाद उसको कितना सेटिस्फेक्शन है उससे, वो हमें देखना है। फिर मूल्य निर्धारण की बात आती है, तो उसके बाद है कि भाई क्या उन मूल्यों को वो स्वीकार पा रहा है। जब तक वो खुद एक्सेप्ट नहीं करेगा तब तक वो उसको अप्लीकेबल अपनी लाइफ में नहीं कर सकता है, ठीक है। और फिर उसका क्या आप इवैल्यूएट कर पाओगे, कर ही नहीं पाओगे अगर बच्चे ने एक्सेप्ट नहीं किया तो उसको। तो पहले एक्सेप्टेंस देखेंगे वैल्यूज़ की, और फिर कितनी उसकी प्रायोरिटी, प्रेफरेंस किस चीज़ को दे रहा है वो, उसका क्रम देना है, और उसके बाद कमिटमेंट करना। संगठनात्मक में क्या आता है, मूल्य का संबोधीकरण या प्रत्यक्षीकरण, यानी कि कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ वैल्यू। उसके बाद है मूल्य प्रणाली की व्यवस्था करना, यानी कि वैल्यू सिस्टम को वो ऑर्गेनाइज कर पा रहा है या नहीं। फिफ्थ पॉइंट हमारा आता है मूल्य का लक्षण वर्णन, जिसके अंदर हम जनरलाइज सेट देखते हैं और कैरेक्टराइजेशन देखते हैं। फिर उसके मेन पॉइंट्स है स्वीकार करना, अनुक्रिया करना, मूल्य निर्धारण। ये मतलब आपको शॉर्ट में बता दिया, अगर आप एक्सप्लेन करोगे तो। कुछ भी ना याद हो तो ये जो ब्लैक वाले पॉइंट्स हैं आप इनको भी लिख कर आओगे तो कुछ मार्क्स आपको मिलेंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में। बाकी हल्का फुल्का जैसे डेफिनेशन टाइप नीचे दे रखी है, इसको आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका मनः चालित या मनोपेशीय पक्ष, यानी कि जो हमारे साइकोमोटर डोमेन हैंड से रिलेटेड है। इसमें क्या है, इसके अंतर्गत नाड़ियों या मांसपेशियों का समन्वय शामिल है, यानी कि हाथ का और उंगलियों का, ठीक है। इसमें मोस्टली हम देखते हैं कि ये जो भी होता है बच्चा लिखने में कितना परफेक्ट है, काम कर पा रहा है कि नहीं, हाथ उंगलियों से रिलेटेड होता है मेनली। तो ये पहला हो गया इमिटेशन, यानी अनुकरण कर रहा है। दूसरा हो गया हस्त प्रयोग या परिचालन करना, यानी कि मैनिपुलेशन करना, कि भाई निर्देश का पालन कर रहा है, चयन कर रहा है, स्थिरता ला रहा है। उसके बाद हो गया सुतथ्यता या शुद्धता। फिर संधिबद्धकरण, यानी उनमें सामंजस्य बिठा पा रहा है कि नहीं, और स्वाभाविकीकरण। ये सारे इसके पॉइंट्स आ गए हमारे साइकोमोटर डोमेन के। ब्लूम के उपयुक्त वर्गीकरण में इन पक्षों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। ये तीनों पक्ष आंशिक रूप से एक दूसरे पर निर्भर हैं, क्योंकि कोई भी इवैल्यूएशन होगी, बच्चा सोचेगा, उसको फील करेगा, देन वो उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा, रिटर्न वे में भी शो कर सकता है, अपने हाव भाव से प्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। तो ये जो तीनों डोमेन हैं ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। ऐसा नहीं है कि भाई बच्चे ने सिर्फ सोच लिया और हम उसको इवैल्यूएट कर लेंगे। भाई सोचेगा, वो प्रतिक्रिया देगा, हमारे सामने प्रेजेंट करेगा, तो हम उसको ठीक ढंग से इवैल्यूएट कर पाएंगे। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है इन पक्षों के बारे में बताती है। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इनके भाई नाम भी याद कर सकते हैं, जैसे कि जो कोग्निटिव है, कोग्निटिव ब्लूम्स ने दी है, ठीक है। और जो साइकोमोटर है वो किसने दी है, और ये जो हमारी अफेक्शनेट है ये मारिया ने दी है। तो मतलब इस तरीके से आप इनके नाम भी याद कर सकते हो मार्क्स के लिए। कुछ भी टफ नहीं है इसमें। आप चाहो तो सिर्फ मेन पॉइंट्स, जैसे इसके भाई 6 पॉइंट मेन है, वो याद करके भी लिख दोगे तो काफ़ी हद तक ब्लूम्स टैक्सोनॉमी कर लोगे। बिल्कुल भी इसको टफ समझ के छोड़ कर नहीं आना है क्वेश्चन को। ओके, थैंक यू।